जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। हर हर गंगे, जय महाकुंभ। दोस्तों, महाकुंभ 2025 अपने पूरे सबाब पर है, पूरे उत्कर्ष पर है और लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन मां गंगा की गोद में डुबकी लगा रहे हैं। मां गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा रहे हैं और ये प्रति 12 वर्ष में एक स्थान पर पड़ने वाले कुंभ का ऐसा विचित्र संयोग है कि इस बार यह घटना 144 वर्षों के बाद घटित हो रही है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि ये तो पीढ़ियों के बाद मिलती है, यानी कि जो जनरेशन वर्तमान में है केवल वही जनरेशन के लिए एक आखिरी मौका है, क्योंकि इतनी आयु तो लगभग सामान्यतया मनुष्य की नहीं ही होती है। तो इस 144 साल में पड़ने वाले इस विशेष योग का भी लाभ उठाने के लिए तमाम श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और प्रशासन की भी बहुत चौकस व्यवस्था है, बहुत अच्छा प्रबंध है, बहुत सरलता से हम लोग स्नान कर पा रहे हैं, पुण्य का लाभ ले पा रहे हैं। तो बात करते हैं कि ये महाकुंभ होते क्या हैं, इनका आयोजन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो बात बिल्कुल आध्यात्मिक है और कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा, जो क्रोधी स्वभाव के तो ऑलरेडी होते ही थे, महर्षि दुर्वासा एक बार क्रोधित हो जाते हैं और देवताओं को दे देते हैं श्राप। देवताओं की शक्तियां हो जाती हैं क्षीण और असुर देवताओं को सरलता से पराजित कर देते हैं और निष्कासित कर देते हैं उन्हें देवलोक से। इंद्र आदि देवता सभी मारे मारे फिरने लगते हैं और सब अपना संकट लेकर के भगवान विष्णु के पास, जो क्षीर सागर में अंतर्मग्न रहते हैं, उनके पास जाते हैं, समीप जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने एक सरल उपाय बताया। बोले, क्षीर सागर में आप देवताओं और असुरों का एक समुद्र मंथन आयोजन करें, उससे बहुत सारी चीजों का हल निकल सकता है। असुर और देवता सब मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन से कई प्रकार के द्रव्य निकलते हैं, जिसमें विष भी निकलता है, अमृत कलश भी निकलता है और भी बहुत प्रकार के रत्न निकलते हैं। कथा में हम लोग कुंभ में हैं तो अमृत कलश, अमृत के कलश यानी कुंभ में अमृत निकलता है, इसी कारण इसका नाम भी कुंभ पड़ता है। अमृत कलश निकलता है और निकलकर देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र जयंत, वो जो है अमृत का कलश लेकर के भागते हैं देवताओं को पान कराने के लिए, लेकिन असुर उनका पीछा करते हैं। उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो कहते हैं कि वो लेकर के जा रहा है, फटाफट लेकर के आओ, नहीं तो तुम तो वंचित रह जाओगे। और जब उसका पीछा करते हैं, झीना झपटी में उनके बीच में बहुत झीना झपटी होती है, युद्ध होता है और ये युद्ध 12 दिनों तक चलता है। और ये 12 दिन देवताओं का 12 दिन था, माना जाता है उनका एक दिन हमारे पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो वो 12 दिन युद्ध चलने की वजह से ही प्रति 12 वर्षों में एक स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो बात यहां पर यह है कि जब झीना झपटी और युद्ध हुआ तो उस वक्त कुंभ से पृथ्वी लोक पर 4 बूंदें अमृत की गिरती हैं और वो 4 बूंदें जिन 4 स्थानों पर पड़ती हैं वहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और वो 4 जगह है। पहली उत्तराखंड की है हरिद्वार। वहाँ पर उत्तराखंड के हरिद्वार पर गंगा नदी में ही एक बूंद पड़ती है। दूसरा प्रयाग के त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम है, वहाँ पर भी 12 वर्षों में मेला लगता है। और यहाँ पर बात आई है तो यमुना नदी के माँ सरस्वती जो अदृश्य हैं, उनके जो जल हैं उनको प्रद्युम्न कहा जाता है। यमुना नदी के जल को अनिरुद्ध कहा जाता है और माँ गंगा के जल को संकर्षण कहा जाता है। तो ये स्कंद पुराण में इसका भी जिक्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा जगह आपका प्रयाग हो गया और उत्तर प्रदेश में पड़ता है प्रयाग। और तीसरी जगह है मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे ये मेला, सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है। और चौथा है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे ये मेला
आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका शास्त्रार्थ में किस प्रकार से महत्व है। और ध्यान ये रखना है कि चूंकि एक जगह पे 12 वर्ष में होता है, जगहें हैं 4, तो 12 से 4 को विभाजित करते हैं तो आता है 3, यानी पूरे देश में हर 3 साल में कहीं ना कहीं कुंभ का मेला जरूर होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक जगह पे 12, तो उन 12 वर्षों तक पहुंचने के लिए 3 3 3 से होकर के 12 वर्ष में पहुंचते हैं। और 12 का वर्ग होता है 144, ध्यान दीजिएगा, 12 का वर्ग होता है 144। तो वो कंडीशन पुनः प्रारंभ से प्रारंभ होने के लिए 144 वर्षों में पहली बार ऐसा योग बना है, 144 वर्षों के बाद का, फिर अगली बार फिर 144 वर्षों का। तो ये कुछ गणित है, ज्योतिष गणित है, जो आपको जाननी चाहिए। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसके कुछ ऐतिहासिक महत्वों के बारे में भी देख लेते हैं, और ये कब कब निर्धारित होते हैं, मतलब कौन सा मेला कब लगेगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए ना हम लोग फैक्चुअल कुछ बातें कर लेते हैं। फैक्चुअल बातें कर लेते हैं तो इससे पूरी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में कि कब कौन सा मेला कहां पर लगता है। आप सभी लोगों को अगर मौका मिले तो आपको भी जरूर जाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो बूंदें हैं वो पृथ्वी पर गिरी थी। ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 हमने देखा 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों में है ना, और ये 48 दिनों तक चलता है, कभी 45 दिनों तक चलता है। साधु संत लोग आते हैं। उत्तराखंड में गंगा नदी का कार्यक्रम हो ही गया, ये पुराना डेटा है तो इसको अपन नहीं देखेंगे, ये ध्यान रखेंगे ये पुराना डेटा है तो हम लोग इस डेटा को नहीं देखेंगे। उसके अलावा 2003-4 में नासिक में लगा था, वो भी ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, इतिहास के बारे में बात हो ही गई है ना, इतिहास के बारे में बात हो ही गई कि किस प्रकार से ये इनके बीच में लड़ाई हुई थी और समुद्र मंथन में ये निकला था। 12 दिन तक युद्ध चला था और 4 जगहों पर गिरा था। अब देखिए, जानते हैं कि इसकी आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में थोड़ा और बड़ा कर दें तो आपको भी पढ़ना आसान हो जाएगा। ये देखिए, राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है। इसी आधार पर स्थान तिथि निर्धारित की जाती है। अब हम ध्यान से देखिएगा, जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब जाकर के प्रयागराज में जो अभी चल रहा है वो मेले का आयोजन होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार यानी उत्तराखंड में किया जाता है। यह ध्यान रखना है, हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे किया जाता है। क्लियर हो गया। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं हम लोग। तीसरी कंडीशन ये रही, ध्यान दीजिए सभी लोग, जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, यानी दोनों का, जब सूर्य और बृहस्पति दोनों का सिंह राशि में प्रवेश होता है तब यह नासिक में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर में मनाया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में, तब कुंभ का जो आयोजन है वो हमारे उज्जैन क्षिप्रा नदी में किया जाता है। तब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण इस कुंभ को सिंहस्थ नाम से भी पुकारा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं इसीलिए इसको सिंहस्थ भी कहा जाता है। सारे ग्रह महत्वपूर्ण है। अब देखिए सारे ग्रह क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखना है। सारे ग्रहों का महत्व इसमें बताया गया है कि सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि,
की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया था। चंद्रमा ने क्या किया था? बहने से बचाया था। गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इसलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये तो डेटा मैंने बता ही दिया, हर तीसरे वर्ष कुंभ कहीं ना कहीं मिलता ही है। अब ये कुछ आपका ऐतिहासिक तथ्य है। 10,000 ईसा पूर्व अनुष्ठानिक नदी स्नान की अवधारणा के प्रमाण मिले हैं। इतिहासकार एस.बी. राय के अनुसार 600 ईसा पूर्व बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति है। 400 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले को प्रतिवेदित किया। 300 रॉय मानते हैं कि मेले के वर्तमान स्वरूप ने इसी काल में स्वरूप लिया था। विभिन्न पुराणों और अन्य प्राचीन मौखिक परंपराओं पर आधारित पाठों में पृथ्वी पर 4 विभिन्न स्थानों पर अमृत गिरने का उल्लेख है। सर्वप्रथम आगम अखाड़े की स्थापना हुई, कालांतर में विखंडन होकर अन्य अखाड़े भी बने। 547 में अभान नामक सबसे प्रारंभिक अखाड़े का लिखित प्रतिवेदन इसी समय का है। और ये देखिए, ये ऐतिहासिक 600 में चीनी यात्री हॉन सेंग ने प्रयाग, सर्वप्रथम इलाहाबाद प्रयाग पर सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया था। 904 निरंजनी अखाड़े का गठन हुआ। 1146 जूना अखाड़े का गठन हुआ। 1300 में कानफटा योगी चरमपंथी साधु राजस्थान सेना में कार्यरत हुए। 1938 में तैमूर हिंदुओं के प्रति सुल्तान की सहिष्णुता के दंड स्वरूप दिल्ली को ध्वस्त करता है और फिर हरिद्वार मेले की ओर कूच करता है और हजारों हिंदू श्रद्धालुओं का नरसंहार करता है। 1965 मधुसूदन सरस्वती द्वारा 10 नामी व्यवस्था की लड़ाका इकाइयों का गठन किया गया। 1678 में प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक महामत श्री प्राणनाथ जी को विजयभिनंदन बुद्ध निष्कलंक घोषित किया गया। 1684 में फ्रांसीसी यात्री तवेर्निये ने भारत में 12 लाख हिंदू साधुओं के होने का अनुमान लगाया था। और 1690 में नासिक में शैव और वैष्णव संप्रदाय में संघर्ष हुआ और 60,000 लोग मरे थे। 1760 में शैवों और वैष्णवों के बीच हरिद्वार मेले में संघर्ष और 1800 लोग मरे थे। फिर आ जाती है ब्रिटिश। ये देखिए, 1780 में ब्रिटिशों द्वारा मठवासी समूहों के शाही स्नान के लिए व्यवस्था की स्थापना की जाती है। 1820 में हरिद्वार मेले में हुई भगदड़ से 430 लोग मारे गए। 906 ब्रिटिश कलवारी ने साधुओं के बीच मेला में हुई लड़ाई में बीच बचाव किया। और 1954 40 लाख लोगों अर्थात भारत की 1% जनसंख्या ने इलाहाबाद में आयोजित कुंभ में भागीदारी की। भगदड़ में कई 100 लोग मरे। 1989 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 6 फरवरी के प्रयाग मेले में 1.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति प्रमाणित की, जो कि उस समय तक किसी एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की सबसे बड़ी भीड़ थी। 1995 में इलाहाबाद के अर्ध कुंभ के दौरान 30 जनवरी के स्नान दिवस को 2 करोड़ लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई थी, तब की बात है। फिर 1998 में हरिद्वार महाकुंभ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 4 महीने के दौरान पधारे। 14 अप्रैल के एक दिन में 1 करोड़ लोग उपस्थित हुए। 2001 में प्रयागराज के मेले में 6 सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ श्रद्धालु, 24 जनवरी के अकेले दिन 3 करोड़ लोग उपस्थित हुए। इस बार तो एक एक दिन में 15-15 करोड़ लोग आ रहे हैं, 4-4, 5-5 करोड़ आ रहे हैं। फिर इसी प्रकार के ये कुछ आपके डेटा हैं। 2016 में उज्जैन में लगा था, 2019 में प्रयाग में लगा था, 2021 में हरिद्वार में और 2025 में महाकुंभ प्रयाग में चल ही रहा। तो इस प्रकार से इस प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के आयोजन का आप सभी को आनंद लेना चाहिए और जो अपनी श्रद्धा है, जो अपनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार पूजा पाठ साधना सबको करना चाहिए। यही एक मार्ग होता है अपने धर्म से जुड़ने का, अपने धर्म को पहचानने का
और उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से कुछ करने का। तो आप सभी को महाकुंभ की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी लोग पहुंचिए प्रयाग में अधिक से अधिक संख्या में और अपने श्रद्धा की डुबकी लगा करके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।